नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक एब्सोल्यूट क्लासिक को स्टार्ट करने वाले हैं, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज बाय लेजेंडरी थॉमस हार्डी। इन दिस वेरी फर्स्ट सेक्शन हम इस नॉवल के एक्चुअल टेक्स्ट को समझने से पहले उस कंटेक्स्ट को समझेंगे जिसमें ये बुक लिखी गई थी। सो हम डिस्कस करेंगे द विक्टोरियन एज, थॉमस हार्डी की लाइफ और इस नॉवल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो ग्रैब योर नोटबुक्स, गेट कंफर्टेबल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी क्लासिक नॉवल को ट्रूली समझने के लिए हमें उस दौर में चलना पड़ता है पहले जब वो लिखी गई थी। थॉमस हार्डी ने ये नॉवल विक्टोरियन एज में लिखी थी। अब ये विक्टोरियन एज क्या होता है? विक्टोरियन एज जो क्वीन विक्टोरिया के 1837 में एसेशन से लेकर 1901 में उनकी डेथ तक चला था, एक एज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस ये रहा था। मतलब ये एक ऐसा टाइम था जहां सोसाइटी में एक तरफ बहुत डेवलपमेंट थी तो दूसरी तरफ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थी। एक तरफ ये इनक्रेडिबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन और रैपिड चेंज का पीरियड था। ब्रिटेन पूरी दुनिया में सी और लैंड का मास्टर बन चुका था। उनका कैपिटल लंदन दुनिया का पहला मेट्रोपोलिस या अर्बन कैपिटल बन गया था। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बहुत इंप्रूव हो चुकी थी और ब्रिटेन पूरी दुनिया का वर्कशॉप, बैंकर और पुलिसमैन बन चुका था। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे जैसे ये नेशन अपनी सक्सेस के पिनाकल यानी पीक पर पहुंचा, वैसे वैसे उसकी चमक धीमी पड़ने लगी। 19th सेंचुरी के एंड तक जो शुरुआती ऑप्टिमिज्म था वो डाउट्स, स्केप्टिसिज्म और पेसिमिज्म में बदल गया। सोसाइटी में अमीर और गरीब यानी हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का गल्फ बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोग गांव छोड़कर लंदन जैसे इंडस्ट्रियल सिटीज में भरने लगे। इसी वजह से वहां पर स्लम्स डेवलप हुए और क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ गया। इसके अलावा आइडियोलॉजी और रिलीजन के लेवल पर भी लंदन में भौचाल आ गया। 1859 में चार्ल्स डार्विन की एक बुक आई जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस बुक ने कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन पर सवाल उठा दिए, जिससे लोगों का ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम क्रम्बल होने लगा। यही वो डाउटफुल और होपलेस दुनिया थी जिसमें थॉमस हार्डी रहते थे और यही पेसिमिज्म आपको उनकी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। अब जब हमने उस दौर को समझ लिया है तो चलिए फोकस शिफ्ट करते हैं अपने ऑथर पर। ये जो स्क्रीन पर आपको इमेज दिख रही है ये मूछों वाले अंकल की, ये है हमारे थॉमस हार्डी। इनका जन्म हुआ था 2 जून 1840 को हायर बॉकहैम्पटन नाम के एक गांव में। ये एक डॉर्सेट नाम की काउंटी में था जो उस टाइम इंग्लैंड के सबसे पुअर और बैकवर्ड रूरल काउंटीज में से एक थी। उनके फादर एक स्टोन मेसन और बिल्डर थे जिनसे थॉमस हार्डी को म्यूजिक का शौक मिला, और उनकी मदर जेमा एक एविड रीडर थी जिनसे उन्हें बुक्स का शौक मिला। थॉमस हार्डी को नेचर और सॉलिट्यूड बहुत पसंद था। उनकी फॉर्मल एजुकेशन 16 साल की एज में खत्म हो गई, जिसके बाद वो जॉन हिक्स नाम के एक लोकल आर्किटेक्ट के पास अप्रेंटिस बन गए। वहां उन्हें हॉरेस मूल मिले जिन्होंने उन्हें ग्रीक ट्रेजेडीज पढ़ने के लिए एनकरेज किया। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का उन पर बहुत प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस पड़ा था। ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी से उनका डिसइल्यूजनमेंट हो गया और उन्हें रियलाइज हुआ कि ये यूनिवर्स ह्यूमन मिजरी के प्रति बहुत ज्यादा अनकेयरिंग है, जिससे उनकी थिंकिंग बहुत ही फेटलिस्टिक हो गई। उनका फेटलिज्म इस हार्ड रियलाइजेशन से आया था कि ह्यूमन लाइफ में चांस का बहुत बड़ा रोल होता है। अपनी पर्सनल लाइफ में उन्होंने एमा गिफॉर्ड से शादी की और मैक्स गेट नाम के एक मिड विक्टोरियन विला में वो सेटल हो गए। उन्होंने एक पूरा फिक्शनल यूनिवर्स क्रिएट किया था जिसे वो वेसेक्स कहते हैं। वेसेक्स असल में डॉर्सेट और उसके आसपास के एरियाज पर बेस्ड है, और हार्डी ने विलेजेस और टाउन के नए फिक्शनल नाम कॉइन किए थे। यहाँ तक कि उन्होंने इस एरिया का एक मैप भी प्रोवाइड किया था। हालांकि एज अ नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी का एंड थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। उनके आखिरी ग्रेट नॉवेल्स टेस ऑफ द उबरविल्स और ज्यूड द ऑब्सक्योर ने विक्टोरियन पब्लिक को उनके सब्जेक्ट मैटर की वजह से आउटरीच कर दिया। पब्लिक ने उन्हें बहुत पेसिमिस्टिक माना और एक्यूज किया कि वो सेक्स से ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड है। ज्यूड द ऑब्सक्योर को तो लोगों ने ज्यूड द ऑब्सीन तक बुला दिया। इस ह्यू और क्राई से परेशान होकर थॉमस हार्डी ने नॉवेल्स लिखना पूरी तरीके से छोड़ दिया और अपनी फर्स्ट लव पोएट्री पर वापस चले गए। उनकी डेथ 1928 में हुई। उनका बॉडी सेरेमेट किया गया और एशेज वेस्टमिंस्टर एबे के पोएट्स कॉर्नर में रखी गई। लेकिन उनका हार्ट स्टेन्सफोर्ड चर्चयार्ड में उनकी वाइफ एमा के बगल में बरी किया गया। अब आते हैं आज के हमारे टेक्स्ट पर, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। इस नॉवल का पूरा टाइटल है द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर।
जो 1886 में 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शुरू में ये बुक फॉर्म में नहीं थी, बल्कि 1885 में द ग्राफिक नाम के एक जर्नल में एक सीरियल फॉर्म में छपनी शुरू हुई थी। जैसे आजकल हम टीवी सीरियल्स या वेब सीरीज देखते हैं ना, हर एक एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है ताकि हमारी क्यूरियोसिटी बनी रहे। ठीक वैसे ही उस टाइम पर नॉवल सीरियल्स में आती थी। ये बुक थॉमस हार्डी के बाकी नॉवल से काफी अलग है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसमें सिंगल प्रोटैगनिस्ट है। उनके मोस्टली नॉवेल्स में एक से ज्यादा मेन कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें फोकस स्ट्रिक्टली एक ही इंसान पर है, और वो है मैन ऑफ कैरेक्टर। ये एक मैन की ट्रेजेडी है, किसी ग्रुप की नहीं। दूसरी चीज है सेटिंग। थॉमस हार्डी के पुराने नॉवेल्स मेनली टाइमलेस एडगन हीथ पर सेट होते हैं, पर ये कैस्टर ब्रिज टाउन में सेट है। कैस्टर ब्रिज एक्चुअली डॉर्चेस्टर टाउन का एक फिक्शनल नाम है जो उनके वेसेक्स रीजन में फॉल करता है। नो डोमिनेंट लव इंटरेस्ट। इस नॉवल में दूसरे थॉमस हार्डी के फिक्शंस की तरह कोई बहुत बड़ा डोमिनेंट लव एंगल नहीं है। तो फिर ये नॉवल किस बारे में है? ये साइकोलॉजिकल है, क्योंकि हम प्रोटैगनिस्ट के फ्रस्ट्रेशंस, जेलिसीज और माइंड स्टेक्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये सोशल है, क्योंकि ये सोसाइटी और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप पर कमेंट करती है, खासकर जब नए एग्रीकल्चर मेथड्स पुराने लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। ये रफली 1850 से 1856 के टाइम पीरियड में सेट है। इस नॉवल की सबसे खास बात यह है कि इसमें ग्रीक ट्रेजेडी जैसी स्टार्क क्वालिटी है, जिसे हम आगे डीपली एनालाइज करेंगे। आई होप दिस इंट्रोडक्टरी कंटेक्स्ट कंप्लीटली क्लियर्स अप द वर्ड ऑफ थॉमस हार्डी। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस माइंडसेट में ये थॉमस हार्डी ने इस नॉवल को लिखा था। चलिए तो फिर डीप डाइव करते हैं इसकी समरी के अंदर। नॉवल का पहला चैप्टर एक ऐसी घटना से शुरू होता है जो आपको कंप्लीटली शॉक कर देगी। स्टोरी शुरू होती है तीन मेन कैरेक्टर्स के साथ, जो वीडॉन नाम के एक बड़े विलेज की तरफ चलकर जा रहे हैं। ये कैरेक्टर्स है माइकल हिंचर्ड, उसकी वाइफ सुजैन और उनकी छोटी बच्ची एलिजाबेथ। सुजैन अपनी बच्ची को गोद में उठाए हुए है, और हस्बैंड वाइफ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा और अलूफनेस है, यानी वो आपस में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये आदमी एक हेट रोजर है, यानी घास काटने और बांधने वाला है, जो कि बहुत रूखापन दिखा रहा है, जबकि उसकी वाइफ उससे किसी अफेक्शन की उम्मीद नहीं रखती। थके हुए होने के कारण ये दोनों कपल वेडन विलेज के एक फेयर ग्राउंड में पहुंचते हैं, एक मेले में पहुंचते हैं, जहां हॉर्सेस और शीप की एग्जीबिशन लगी है। वहां सुजैन के इंसिस्ट करने पर वो एक फ्रूमिटी सेलिंग टेंट में जाते हैं। हालांकि ये जो आदमी है, ये बियर पीना चाहता है। फ्रूमिटी बेसिकली एक पॉरेज या फिर एक टाइप का दलिया होता है, लेकिन इस टेंट में जो हैगिश औरत थी, वो चुपके से फ्रूमिटी में रम मिला रही थी, और हेंचर्ड इस बात को नोटिस कर लेता है। इस रम मिक्स्ड फ्रूमिटी के कई बाउल्स पीने के बाद हेंचर्ड पूरी तरीके से नशे में धुत हो जाता है। नशे की इस हालत में टेंट की कन्वर्सेशन एक बहुत ही डार्क टर्न लेती है। हेंचर्ड मजाक मजाक में या फिर शायद इंटेंशनली अपनी वाइफ को ऑप्शन करने का बहुत बड़ा ऑफर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाहर मैदान में पुराने घोड़ों को बेचा जा रहा था। सुजैन बहुत एम्बेरस्ड फील करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हेंचर्ड नशे में उसकी एक नहीं सुनता। वो अपनी वाइफ की कीमत 5 गनीज तय करता है। तभी टेंट के दरवाजे पर एक अनजान सेलर, जिसका नाम न्यूसन था, 5 पाउंड्स और कुछ शिलिंग्स फेंकता है, और सुजैन को बच्ची के साथ खरीद लेता है। रोती हुई सुजैन अपने हस्बैंड को गुड बाय कहती है, और ये सोचकर कहीं और वो बेहतर तरीके से रहेगी, ये सोचकर वो अपने नए खरीदार के साथ चली जाती है। अगले दिन सुबह, यानी कि चैप्टर 2 के अंदर, जब हेंचर्ड का नशा उतरता है, तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, रिमोर्स होता है। अपने इस एक्शन के बाद वो गांव के एक चर्च में जाकर कसम खाता है कि वो अगले 21 सालों तक किसी भी तरीके की लिकर को हाथ नहीं लगाएगा। वो अपनी वाइफ और बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार जाता है, क्योंकि उसे उस सेलर का नाम तक नहीं पता था। एक सी पोर्ट पर पता चलता है कि वो सेलर उसकी वाइफ और बच्ची के साथ एमिग्रेट, यानी कि देश छोड़कर चले गए हैं। हार मानकर वो साउथ वेस्ट की तरफ निकल पड़ता है। कैस्टर ब्रिज नाम के एक टाउन में वो पहुंच जाता है। अब स्टोरी एक लंबा टाइम जंप लेती है। कई सालों बाद सीन वापस वेडन प्रायरस विलेज में शिफ्ट होता है। सुजैन अब एक ओल्डर लेडी और विडो बन चुकी है, क्योंकि सेलर न्यूसन की सी में डेथ हो चुकी थी। जो छोटी बच्ची एलिजाबेथ जेन थी, वो अब 18 साल की यंग लेडी बन चुकी है। सुजैन अपने पहले हस्बैंड हेंचर्ड की तलाश में वापस आती है, लेकिन अपनी बेटी को ये कहती है कि वो एक ओल्ड रिलेटिव को ढूंढ रही है, क्योंकि एलिजाबेथ जेन को लगता है कि न्यूसन ही उसका असली फादर है। एक अजीब इत्तेफाक से सुजैन उसी पुरानी प्रिमिटिव वुमेन से मिलती है जिसने वो दलिया बनाया था।
जिसने उस रात उसे रम सर्व की थी। वो औरत बताती है कि वाइफ ऑक्शन के अगले साल वो आदमी उसके पास आया था और उसने कहा था कि अगर कोई वुमेन उसे ढूंढते हुए आए तो उसे कैस्टर ब्रिज भेज देना। अपनी पॉवर्टी स्टिकन कंडीशन से परेशान होकर और बेटी के बेहतर फ्यूचर के लिए सुजैन कैस्टर ब्रिज जाने का फैसला करती है। जब वो दोनों कैस्टर ब्रिज पहुंचते हैं तो मेन होटल के बाहर एक बड़ा क्राउड जमा था और टाउन बैंड बज रहा था। वहां टाउन के रिनाउंड लोगों के लिए एक पब्लिक डिनर चल रहा था जिसे वहां का मेयर प्रिसाइड कर रहा था और ये मेयर कोई और नहीं बल्कि माइकल हिंचर्ड खुद था। सुजैन को ये सुनकर और देखकर कि उसका फॉर्मर हस्बैंड अब मेयर बन चुका है, पुरानी यादें उसको ताजा हो जाती है। वहां गेस्ट बात कर रहे होते हैं कि मेयर एक टीटॉटलर है, यानी कि वो शराब नहीं पीता क्योंकि उसने एक अजीब सी कसम खाई थी। इस डिनर पार्टी के दौरान एक और नया ट्विस्ट आता है। पार्टी में लोग कंप्लेन करते हैं कि कैस्टर ब्रिज में मिलने वाली वीट यानी गेहूं की क्वालिटी बहुत खराब है, जिस पर मेयर वादा करता है कि वो एक नया कॉर्न मैनेजर अपॉइंट करेगा। एक राहगीर, एक पासर बाय ये सब सुनता है और वेटर के जरिए मेयर को एक नोट भेजता है और किसी सस्ते होटल का पता पूछता है। वेटर उसे थ्री मरीनर्स नाम के एक मॉडेस्ट होटल सजेस्ट करता है। एलिजाबेथ जेन ये भी सुन लेती है और अपनी माँ को वहीं रुकने का सजेशन देती है। नोट पढ़ने के बाद हेंचर्ड भी उस आदमी से मिलने थ्री मरीनर्स पहुंचता है। सुजैन और उसकी बेटी का कमरा उस आदमी के कमरे के बिल्कुल साथ होता है, जहां सिर्फ एक थिन पार्टीशन उन्हें अलग कर रहा था। वो उस आदमी और मेयर के बीच चल रही कन्वर्सेशन को सुन लेते हैं। पता चलता है कि ये आदमी डोनाल्ड फारफ्रे नाम का एक यंग स्कॉट्समैन है जो अमेरिका जा रहा है अपनी किस्मत आजमाने के लिए। फारफ्रे कॉर्न के बारे में बहुत नॉलेज रखता है और हेंचर्ड इतना इम्प्रेस होता है उससे कि वो उसे अपने बिजनेस ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। होटल के बाकी गेस्ट के सामने फारफ्रे अपने गानों से सबका दिल जीत लेता है। यहाँ पर थॉमस हार्डी हमें कैस्टर ब्रिज के लोअर क्लास से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये कैरेक्टर्स एक कोरस की तरह एक्ट करते हैं जैसे ग्रीक ट्रेजेडीज में होता है, जो मेन कैरेक्टर्स पर कमेंट करते हैं और अपने स्पीच के जरिए ह्यूमर प्रोवाइड करते हैं। अब स्टोरी धीरे धीरे ऑटम के सीजन की तरफ बढ़ती है। सुजैन हेंचर्ड और फारफ्रे की दोस्ती देखती है और उम्मीद करती है कि मेयर उन्हें भी उतनी ही वार्मली एक्सेप्ट करेगा। वो एलिजाबेथ जेन के साथ हेंचर्ड को एक नोट भेजती है जिसमें लिखा होता है कि एक सेलर की विडो टाउन में उससे मिलने आई है। जब एलिजाबेथ जेन ऑफिस पहुंचती है तो वो देखती है कि यंग स्कॉट्समैन ने कैस्टर ब्रिज में रुककर हेंचर्ड का बिजनेस संभालने का फैसला कर लिया है। हेंचर्ड उस नोट को पढ़कर समझ जाता है कि ये उसकी पुरानी वाइफ है। हालांकि उसके मन में ये डाउट आता है कि शायद ये कोई लेडी इम्पोस्टर हो, यानी कि कोई बहरूपिया हो। उसके बाद वो एलिजाबेथ जेन के जरिए एक रिप्लाई भेजता है। इस रिप्लाई लेटर के अंदर हेंचर्ड एग्जैक्टली 5 पाउंड और कुछ शिलिंग्स भेजता है। ये एग्जैक्टली वही अमाउंट था जिसमें उसने सालों पहले सुजैन को बेचा था। लेटर में वो सुजैन को शाम को टाउन के एम्फी थिएटर में मिलने के लिए बुलाता है ताकि उसकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश की जा सके। काफी ड्रामेटिक शुरुआत है ना। एक गुस्से और नशे में लिया गया गलत फैसला एक आदमी की पूरी जिंदगी डिफाइन कर देता है। ये हार्डी की लिखावट की खासियत है। आगे चलते हैं तो अब ये जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है माइकल हेंचर्ड सुजैन को मिलने के लिए एम्फी थिएटर में जाता है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ पब्लिक स्कैंडल दैट कुड रेन हिज रेपुटेशन। वो एक क्लेवर प्लान बनाता है। वो कहता है कि वो कोर्ट में जाएंगे और रीमैरी करेगा वो सुजैन के साथ एज अ विडो, ताकि किसी को भी कैस्टर ब्रिज में उसके डार्क पास्ट का पता ना चल सके। वहीं दूसरी तरफ फारफ्रे माइकल हेंचर्ड के यहाँ पर कॉर्न मैनेजर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है और माइकल हेंचर्ड डॉन फारफ्रे को एक क्लोज कॉन्फिडेंट की तरह ट्रीट करता है और उसको अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है, इंक्लूडिंग अ शॉर्ट इंटीमेट रिलेशनशिप ही हैड विद अ वुमन इन जर्सी, जिसको कि उसने प्रॉमिस किया था सुजैन से पहले शादी करने का। बट दोस्तों यहाँ से दोस्ती में उनकी दरार आनी शुरू हो जाती है। डोनाल्ड फारफ्रे अपने मॉडर्न मेथड्स और फ्रेंडली नेचर की वजह से कैस्टर ब्रिज में बहुत पॉपुलर होने लगता है, जबकि माइकल हेंचर्ड की पॉपुलैरिटी गिरने लगती है। द ब्रेकिंग पॉइंट कम्स ड्यूरिंग अ नेशनल इवेंट। डोनाल्ड फारफ्रे एक ट्रैम्पोलिन कवर्ड एरेना ऑर्गेनाइज करता है और माइकल हेंचर्ड एक ओपन अम्यूजमेंट पार्क बनाता है। बारिश की वजह से माइकल हेंचर्ड का इवेंट पूरी तरीके से फेल हो जाता है और सारा क्राउड डोनाल्ड फारफ्रे के पवेलियन में चला जाता है। जेलेसी से अंधा होकर माइकल हेंचर्ड अपने मैनेजर को निकाल देता है, जिसके बाद डोनाल्ड फारफ्रे अपना खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू कर लेता है। ट्रेजेडी यहाँ पर नहीं रुकती। सुजैन बीमार पड़ जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। मरने से पहले वो एक सील्ड लेटर छोड़ती है जिस पर लिखा होता है कि इसे एलिजाबेथ जेन की शादी वाले दिन खोला जाए।
सुजैन की डेथ के बाद माइकल हेंचर्ड इमोशनल होकर एलिजाबेथ जेन को बता देता है कि वो उसका असली फादर है, लेकिन फिर वो गलती से उस सील्ड लेटर को खोल लेता है। उस लेटर में एक बिटर ट्रुथ छुपा हुआ है। माइकल हेंचर्ड की असली बेटी की डेथ सालों पहले हो चुकी है इन्फेंसी में, और ये एलिजाबेथ जेन एक्चुअली सेलर न्यूसन की ही बेटी है। ये सच जानकर माइकल हेंचर्ड पूरी तरीके से बदल जाता है और एलिजाबेथ जेन के प्रति बहुत ज्यादा हार्श और इनडिफरेंट बिहेव करने लगता है। परेशान होकर एलिजाबेथ जेन घर छोड़ देती है और एक हाई पैलेस हॉल में एक नई लेडी के पास कंपेनियन का काम ले लेती है। अब स्टोरी में एक नया धमाकेदार कैरेक्टर एंटर करता है। हाई प्लेस हॉल की ये मिस्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि लुसेटा टेम्पलमैन है। ये वही वुमेन है जिसके साथ माइकल हेंचर्ड का जर्सी में एक अफेयर था। लुसेटा टेम्पलमैन अब रिच हो चुकी है और कैस्टरब्रिज आई है ताकि वो माइकल हेंचर्ड से अपने पुराने रिलेशनशिप को वापस शुरू कर सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। एक दिन डोनाल्ड फारफ्रे एलिजाबेथ जेन से मिलने हाई प्लेस हॉल जाता है, पर उसकी मुलाकात लुसेटा टेम्पलमैन से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। माइकल हेंचर्ड को जब लुसेटा टेम्पलमैन के नए रोमांस का पता चलता है, तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है और फोर्स करता है कि वो उससे ही शादी करे। इसी दौरान माइकल हेंचर्ड की प्रोफेशनल लाइफ तबाह होने लगती है। एक वेदर प्रॉफिट की एडवाइस पर वो हेविली कॉर्न खरीद लेता है, लेकिन वेदर फेल होने की वजह से उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है और वो बैंकरप्सी की तरफ चला जाता है। और फिर आता है नॉवल का सबसे बड़ा पब्लिक ह्यूमिलेशन। एक दिन कोर्ट में मैजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठे माइकल हेंचर्ड के सामने एक औरत पेश की जाती है। ये औरत वही प्रिमिटिव वुमेन थी जिसने वेडन प्रेयर्स में उसे रम दी थी। वो बड़ी अदालत में सबके सामने रिवील कर देती है कि कैस्टर ब्रिज के मेयर ने सालों पहले अपनी वाइफ को एक मेले में बेच दिया था। ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है। लुसेटा टेम्पलमैन ये पब्लिक डिस्ग्रेस देखकर इतनी डर जाती है कि वो डोनाल्ड फारफ्रे से शादी कर लेती है। अब माइकल हेंचर्ड कंप्लीटली बैंकरप्ट हो चुका है। जो आदमी कभी मेयर था, अब उसे अपने ही पुराने राइवल डोनाल्ड फारफ्रे के अंडर काम करना पड़ता है, एक जॉब करनी पड़ती है। उसका सारा प्रॉपर्टी और घर डोनाल्ड फारफ्रे खरीद लेता है। डिप्रेस होकर माइकल हेंचर्ड अपनी 21 साल की कसम को तोड़ देता है और थ्री मरीनर्स में वापस जाकर शराब पीना शुरू कर देता है। बदले की आग में माइकल हेंचर्ड एक दिन डोनाल्ड फारफ्रे को लुसेटा टेम्पलमैन के पुराने लव लेटर्स पढ़कर सुनाता है, पर लकीली वो उसका नाम नहीं बताता। डर के मारे लुसेटा टेम्पलमैन उससे अपने लेटर्स वापस मांगती है। माइकल हेंचर्ड लेटर्स देने के लिए जॉब नाम के एक डिसग्रंटल्ड आदमी को भेजता है, लेकिन जॉब रास्ते में लेटर्स खोल लेता है और पीटर्स फिंगर इन नाम के एक शैबी पब में मिक्सन लेन के लोगों को वो सब पढ़कर सुना देता है। ये लोकल्स डिसाइड करते हैं कि वो कैस्टर ब्रिज का एक पुराना कस्टम फॉलो करेंगे जिसे वो स्किमिंगटन राइड कहते हैं। इसमें एडल्टरस लोगों के एफिजीज यानी पुतले बनाकर उन्हें गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। जिस दिन ये स्किमिंगटन राइड निकलने वाली होती है, लुसेटा टेम्पलमैन टेरेस से अपने और माइकल हिंचर्ड के पुतलों को परेड होते हुए देख लेती है। ये पब्लिक डिस्ग्रेस उसके लिए इतना बड़ा शॉक होता है कि वो फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है। उसे मिसकैरेज हो जाता है और अगले दिन उसकी डेथ भी हो जाती है। इन सब ट्रेजेडीज के बाद माइकल हेंचर्ड की जिंदगी में सिर्फ एक ही सहारा बचा था, उसकी स्टेप डॉटर एलिजाबेथ जेन। लेकिन तभी एक अल्टीमेट ट्विस्ट आता है। सेलर न्यूसन जो जिंदा था, कैस्टर ब्रिज वापस आता है अपनी बेटी को ढूंढते हुए। अपनी आखिरी खुशी खोने के डर से माइकल हेंचर्ड झूठ बोल देता है कि एलिजाबेथ जेन की डेथ हो चुकी है। न्यूसन निराश होकर वापस चला जाता है। कुछ टाइम बाद डोनाल्ड फारफ्रे और एलिजाबेथ जेन एक दूसरे के करीब आते हैं और उनकी शादी फिक्स हो जाती है। लेकिन एक दिन न्यूसन वापस आ जाता है और एलिजाबेथ जेन को सारा सच पता चल जाता है कि उसके स्टेप फादर ने उसके असली फादर को उससे दूर रखा। एलिजाबेथ जेन को सच पता चलने के डर से माइकल हेंचर्ड चुपचाप कैस्टर ब्रिज छोड़कर चला जाता है। शादी वाले दिन माइकल हेंचर्ड एक आखिरी बार वापस आता है केज्ड बर्ड, एक पिंजरे में कैद पक्षी को वेडिंग गिफ्ट एज अ लेकर, लेकिन एलिजाबेथ जेन बहुत कोल्डली उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो उसके धोखे से बहुत बुरी तरह हर्ट है। हार्ट ब्रोकन माइकल हेंचर्ड हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। जब एलिजाबेथ जेन को बाद में उस केज बर्ड को देखकर रियलिटी रियलाइज होती है, तो वो और डोनाल्ड फारफ्रे उसे ढूंढने निकलते हैं।
पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें एबल विटल मिलता है जो बताता है कि एक रिमोट टूटे हुए कॉटेज में माइकल हेंचेट की डेथ हो चुकी है। वो अपने पीछे एक हार्ट ब्रेकिंग विल, एक वसीयत छोड़कर गया है, जिसकी आखिरी लाइन थी दैट नो मैन रिमेंबर बी, यानी कि उसके फ्यूनरल में कोई आदमी ना आए और उसको कोई याद ना रखे। और इसी ट्रैजिक नोट पर थॉमस हार्डी की एक ब्रिलियंट और डार्क नॉवल खत्म हो जाती है। एक आदमी जिसने अपने कैरेक्टर और जिद की वजह से सब कुछ हासिल किया और उसी जिद की वजह से सब कुछ खो भी दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी नॉवल तो खत्म हो गई, बट किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का हार्ट उसके थीम्स में दिखता है। द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज में थॉमस हार्डी ने कुछ बहुत ही प्रोफाउंड थीम्स को एक्सप्लोर किया है। चलिए उनको डिकोड करते हैं। सबसे पहला थीम है फैटलिज्म वर्सेस कैरेक्टर, यानी फेट वर्सेस फ्री विल का। क्या माइकल हेंचर्ड का डाउनफॉल सिर्फ किस्मत या ब्लाइंडनेस मैलिशियस फेट की वजह से था? ये सच है कि इस नॉवल में को इंसिडेंस और चांस का बड़ा रोल है। जैसे वेडन प्रेयर्स की प्रिमिटिव वुमेन का सालों बाद अचानक कैस्टर ब्रिज में आकर उसके खिलाफ गवाही देना, या वेदर का अचानक खराब हो जाना। पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। थॉमस हार्डी के कैरेक्टर्स अपने एक्शन के लिए पूरी तरह फ्री टू चूज होते हैं। माइकल हेंचर्ड के ट्रेजेडी के सीड्स उसके अपने अनकॉम्प्रोमाइजिंग और एग्रेसिव नेचर में छुपे हुए हैं। थॉमस हार्डी इस नॉवल में नॉवेलिस्ट, एक जर्मन पोएट का एक फेमस एफोरिज्म यूज करते हैं, कैरेक्टर इज फेट, यानी इंसान का अपना स्वभाव ही उसकी असली किस्मत तय करता है। द क्लैश ऑफ द ओल्ड वर्सेस न्यू, एक सोशल चेंज का इसमें थीम एक्सप्लोर किया गया है। 19th सेंचुरी इंग्लैंड रैपिड इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक चेंजेस से गुजर रहा था। माइकल हेंचर्ड उस पुराने ट्रेडिशनल फेडरल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, जो अपने बिजनेस को रूल ऑफ थंब से चलाता है, नए मशीन्स को रिजेक्ट करता है। उसके बिल्कुल अपोजिट डोनाल्ड फारफ्रे नए जमाने का सिंबल था, जो मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता था। नए वक्त के हिसाब से खुद को बदलने से मना करने की वजह से माइकल हेंचर्ड पीछे छूट गया और उसने सब कुछ खो दिया। अब हम इस नॉवल को एक एकेडमिक लेंस से देखते हैं, जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मॉडर्न ग्रीक ट्रेजेडी, ये नॉवल स्ट्रक्चरली एक क्लासिक ग्रीक ट्रेजेडी से डीपली इंस्पायर्ड है। माइकल हेंचर्ड एक परफेक्ट ट्रैजिक हीरो है। उसके अंदर एक हमर्शिया है, एक ट्रैजिक फ्लॉ है, जो उसकी जिद्दी और एग्रेसिव नेचर है। उसके अंदर जो ह्यूब्रिस है, यानी कि उसका प्राइड था, उसने उसे अपनी वाइफ को बेचने जैसी गलती पर मजबूर किया। इस एक्शन ने सोसाइटी के मॉरल ऑर्डर को डिस्टर्ब किया, जिससे नेमेसिस यानी पनिशमेंट इनवाइट हुई। इसके अलावा ग्रीक ट्रेजेडीज की तरह नॉवल में भी यूनिटी ऑफ प्लेस है, क्योंकि मेनली सारा एक्शन कैस्टर ब्रिज में ही होता है। द रोल ऑफ कोरस, ग्रीक प्लेस की तरह थॉमस हार्डी ने कैस्टर ब्रिज के लोअर क्लास लोगों को एक कोरस की तरह यूज किया है। ये आम लोग जो पब्स में या स्ट्रीट्स पर मिलते हैं, मेन इवेंट्स और कैरेक्टर्स पर कमेंट करते हैं। जब ट्रेजेडी होती है तो ये लोग पैथोस क्रिएट करते हैं, और जब हालात नॉर्मल होते हैं तो ये अपनी आम डायलेक्ट से ह्यूमर और लोकल कलर प्रोवाइड करते हैं। वेसेक्स एंड द एनवायरनमेंट, थॉमस हार्डी के लिए बैकग्राउंड सिर्फ एक स्टेज डेकोरेशन नहीं, बल्कि एक एक्टिव एजेंट है। उन्होंने अपनी एक फिक्शनल दुनिया क्रिएट की है, जिसको वो वेसेक्स कहते हैं। कैस्टर ब्रिज और उसके आसपास का नेचुरल एनवायरनमेंट कैरेक्टर्स के मेंटल स्टेट के साथ परफेक्टली मैच करता है, और उसकी अपनी सिंबॉलिक इम्प्लीकेशंस होती हैं। इसलिए हार्डी ने इस टेक्स्ट को अपनी नॉवल ऑफ कैरेक्टर्स एंड एनवायरनमेंट की कैटेगरी में रखा है। सो आखिर इस ट्रैजिक नॉवल से हम क्या समझ सकते हैं? थॉमस हार्डी की ये ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक सैड एंडिंग तक लिमिटेड नहीं है। माइकल हेंचर्ड का डाउनफॉल और डेथ पढ़कर हमें एक डीप रिग्रेट फील होता है कि एक इंटेंसली पावरफुल इंसान कंप्लीटली टूट गया। लेकिन इसी के साथ उसकी स्टोरी ह्यूमन डिग्निटी और रेजिलियंस में हमारा फेथ एंड्रॉस करती है। उसने हर हाल में सर्कमस्टांसेस को फेस किया। नॉवल का फाइनल मैसेज ये है कि एक इंसान को हालात हरा जरूर सकते हैं, पर उसकी स्पिरिट को कंप्लीटली कभी भी डिफीट नहीं कर सकते। एंड दैट ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ आवर मास्टर क्लास ऑन द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से फॉलो किया है, तो आप अपने किसी भी लिटरेरी एग्जाम्स में रोर करने के लिए और इस नॉवल के किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए परफेक्टली तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स है इस नॉवल को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए 100% इंग्लिश चैनल को, और ऐसे मोर देन समरी वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।